नमस्कार दोस्तों, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एडीओ की क्लासेस शुरू हो गई हैं और अभी जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम और 73वां संविधान संशोधन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसके यूट्यूब पर भी वीडियो डाले जा रहे हैं और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो 31 तारीख से पहले जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन करा लें और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं वो, और ऑफलाइन में जो क्लासेस चल रही हैं वो चल ही रही हैं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन लेंगे तो अपन कोर्स को जो है तेज़ी से लेकर चलेंगे। सभी पार्ट को लगभग पढ़ेंगे अपन, जिसमें ग्रामीण विकास भी होगा, आजीविका मिशन भी होगा, पंचायती राज अधिनियम तो अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जीएस वाले पार्ट भी है और हिंदी वाले पार्ट भी हैं। तो आप सब जब जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे, हम सब उतनी जल्दी जो है क्या करेंगे, कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अक्षर एकेडमी के साथ जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मतलब प्लेटफार्म पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं एडीओ के लिए। और भी समय समय पर वही पीएससी और व्यापम की क्लास चल रही हैं, उनकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उनके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अब क्लास करते हैं आज के लिए। ठीक, थैंक यू। ये चीज के बारे में पढ़े थे कि पंचायत की स्थापना के बारे में अपन पढ़े थे। एक तो धारा 8 देखे थे अपन। धारा 8 में क्या देखे थे कि पंचायतों का गठन किस तरह होना है। तो ग्राम पंचायत के लिए क्या था, ग्राम में ग्राम पंचायत था, जनपद के लिए जनपद पंचायत था और जिला के लिए जिला पंचायत था। फिर धारा 9 में हमने देखा था पदावधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष पदावधि देखी थी। और 5 वर्ष पदावधि कैसी होगी, पहली बैठक यानी पहली सम्मेलन के बाद जो है इसकी पहली बैठक होगी। फिर हमने देखा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो विघटन किया जा सकता है। फिर वो विघटन अगर हो जाता है तो 6 महीने में फिर चुनाव होने होंगे, और अगर कार्यकाल जो है 6 महीने से कम बचा हुआ है या 6 महीने बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होंगे। ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने क्या देखा था कि धारा 10 में देखा था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और इसकी स्थापना, इनका वार्डों का विभाजन जो होता है, सभी को वार्डों का विभाजन कौन करता है, राज्यपाल कर देता है उनके वार्डों का विभाजन। और वार्ड के विभाजन पर हमने देखा था कि ग्राम पंचायत का 10 से कितना हो सकता है, 20 तक हो सकते हैं, जनपद का 10 से 25 और जिला का 10 से 35 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था धारा 11 पंचायतों का नियमन। धारा महत्वपूर्ण नहीं उतना। और हमने देखा था कि पंचायत कैसे होंगे, विधिक व्यक्ति की तरह होंगे। और विधि व्यक्ति मतलब जैसे बात कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति का व्यय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई भी चीज ऐसा कर सकते हैं, तो विधि व्यक्ति की तरह होंगे, उनके बारे में देखा था। फिर देखा था पंचायत की संरचना के में, तो पंचायत की संरचना में ग्राम पंचायत की संरचना धारा 13 में है। और इसमें कौन कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, यही संरचना के सदस्य में शामिल होते हैं। धारा 22 में देखा था जनपद पंचायत की संरचना, जिसमें क्या होंगे, जनपद सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और जो उस क्षेत्र का विधायक होगा, और लगभग 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए क्या करते हैं, चुने जाते हैं कुछ समय के लिए मानद सदस्य के रूप में। धारा 29 हमने देखा था जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत में सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। साथ में कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, इसमें मानद सदस्य होंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया था, इनका देखा था। ठीक है, और साथ में हमने देखा था कि पहली बैठक जो बुलाई जाती है वो विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाई जाती है। विहित प्राधिकारी पहली बैठक कौन होते हैं, जैसे सचिव हो गया ग्राम पंचायत के लिए, जनपद सीईओ हो गया किसके लिए, जनपद पंचायत के लिए, और जिला सीईओ हो गया किसके लिए, जिला पंचायत के लिए। धारा 20, 27 और 34 में इसके बारे में देखा था अलग अलग। इसके बाद फिर हमने देखा था किसके बारे में, निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में क्या देखा, धारा 17 है, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से और उप सर्व है। आरक्षण के बारे में देखा था हमने कि आरक्षण कैसा होता है, एसटी एससी का आरक्षण मिलता है। अगर 50% जनसंख्या कम है तो फिर ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाएगा, महिला को 50% का आरक्षण मिल जाता है। आरक्षण कैसे चलेगा, 2 पंचवर्षीय आरक्षण बना ही रहेगा। ठीक है, चक्री क्रम में चलेगा, लॉटरी पद्धति से चलेगा, कलेक्टर द्वारा ये सब किया जाएगा इसको। और इसके बाद देखा था निर्वाचन, जनपद पंचायत का निर्वाचन हमने कैसे देखा, धारा 22 में, और जिला पंचायत का 32 में। सेम बाकी निर्वाचन कैसा होता है, योग्यता कैसी होनी चाहिए, धारा 36 में योग्यता के बारे में हमने पढ़ा था। कैसी योग्यता होनी चाहिए, 30 वर्ष का व्यक्ति हो, जो साक्षर हो सकता हो, पागल दीवारी या अपराधी वगैरह जो तो वो तो हो ही मत, और पंचायत की कोई देनदारी बाकी ना हो, अगर हो भी देनदारी 30 दिन के अंदर दे दे, वापस कर दे, शासकीय भूमि पर कब्जा न किया हो, सरकारी नौकरी न किया हो, लाभ के पद पर न हो। लेकिन क्या बन सकता है, हो सकता है वो पटेल हो सकता है, पटेल व्यक्ति जो सरकारी पद पर नहीं भी है और लाभ के पद पर भी है। नशीले पदार्थों का व्यापार ना हो, और उसके क्या है, निर्वाचन के 1 साल बाद उसके पास जलवाहित एक शौचालय होना चाहिए। ये हमने निर्वाचन देखा था। क्या चीज, किसका निर्वाचन,
17, 22 और 32। 17 है ग्राम पंचायत का, 22 है जनपद पंचायत का और 32 है जिला पंचायत। 17, 22, 32 एक साथ पढ़े थे अपन निर्वाचन को। ठीक है। आप लोगों को पूर्णिमा, आप लोगों को कोई दिक्कत हो, दुष्यंत, उपेंद्र, इस सब चर्चा में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन आज। कविता, किसी तरह कोई समस्या पुराने पढ़े हुए में? ठीक, देखते हैं। आज थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। मतलब अभी क्या था हमको, इसमें जो अधिनियम में जो दिया गया है, अधिनियम में 3 में और भी बहुत सारी चीजें दी गई थी। तो 3 की चीजों को, कुछ चीजों को मैं स्किप करके आपको इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, संगठन के बारे में पढ़ा था, संरचना के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बता देता हूं निर्वाचन के बारे में, क्योंकि टॉपिक अगर पहले हम निर्वाचन के बारे में जानेंगे, इसके बाद अपन जानेंगे कि पद से पृथक कैसे किया जा सकता है उनको। जबकि इसमें किसमें, अधिनियम में पद से पृथक करने की कार्रवाई पहले दे दी गई और निर्वाचन का अध्याय 4 में है। तो हम अध्याय 4 को पहले पढ़ लेते हैं, 3 के जो बाकी पार्ट है उसको कल पढ़ेंगे अपन, मतलब सोमवार को पढ़ेंगे। तो आज अपन कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 4 निर्वाचन के बारे में। अध्याय 4 किसके बारे में है? निर्वाचन का संचालन। निर्वाचन का संचालन। तो जो निर्वाचन का संचालन होगा वो, इसका जिक्र जो है 2 जगह मिला हुआ है। ठीक है, निर्वाचन का संचालन का जिक्र दोनों जगह मिलता है। एक तो ग्राम पंचायत अधिनियम में भी इसका जिक्र है, और दूसरा जिक्र जो है वो आपका कहा है 73वें संविधान संशोधन है, वो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो दोनों का अनुच्छेद याद रखिएगा। इसमें जो धारा है, धारा 42-43 में है, 42 और 43 में। जबकि अनुच्छेद अगर बोला जाएगा, मतलब पंचायती राज अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 243 के में, 243 के, ये दोनों जगह इसका वर्णन किया गया है। किसके बारे में? निर्वाचन के प्रक्रिया के बारे में। निर्वाचन की प्रक्रिया मतलब चुनाव की प्रक्रिया। निर्वाचन का मतलब ही क्या होता है? चुनाव होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जो भी वो लिखा गया है वो कहां किया गया? 42-43 में। धारा अगर पूछेगा तो ये अधिनियम के बारे में बात हो रही है। संविधान अनुच्छेद अगर बोलेगा तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद हो गया? 243 के। अनुच्छेद मतलब संविधान में इसका वर्णन किया गया, ये अधिनियम में इसका वर्णन किया गया। दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, ये तो अधिनियम और अनुच्छेद है। छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज अधिनियम चलता है, उनका जो निर्वाचन होता है उसके लिए अलग एक नियम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव के लिए एक नियम बना है जिसके आधार पर सारे चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा ही। तो उसका आप उसको ध्यान रखिएगा। इस नियम का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995, 1995। ठीक, जितने भी निर्वाचन के कार्यक्रम होंगे, जो भी चुनाव के संदर्भ में जो भी कार्यक्रम होंगे, अपन डिस्कस करने वाले हैं कौन से चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के संदर्भ में जो भी निर्णय लेंगे वो नियम किस नियम के अंतर्गत होते हैं? अधिनियम में ही याद रखिएगा, ये नियम है, अधिनियम के अंतर्गत नियम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम कब का है? 1995 का। 93 में कानून बना और 95 में क्या बना है? नियम बना हुआ। ठीक, निर्वाचन का संचालन कौन करता है? सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन। पहले बॉडी के है ना, बॉडी के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये जो आयोग स्थापित किया जाता है और आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है? राज्यपाल। ठीक, अगर पूछ ले किसकी तरफ से नियुक्ति की जा रही है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जा रही है। शपथ वगैरह जो भी कराते हैं वो कौन कराते हैं? राज्यपाल ही कराते हैं। किसका? राज्य निर्वाचन आयुक्त। अभी कौन है राज्य निर्वाचन आयुक्त? कौन है बताइए? कविता, कौन है राज्य के निर्वाचन आयुक्त? कौन है हमारे?
दुष्यंत, किसी को भी पता हो बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे अभी? हैं? ठाकुर राम सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ठाकुर राम सिंह जो है हमारे क्या है अभी निर्वाचन आयुक्त है। बॉडी के बारे में पढ़ना जरूरी है, व्यक्ति के बारे में पढ़ना। ठाकुर राम सिंह जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, एक अलग जो है निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो उनके वो होंगे प्रतिनिधि होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, अभी कौन है राज्य के बारे में जो है जो पंचायत चुनाव कराते हैं वो कौन है? राज्य निर्वाचन ठाकुर राम सिंह। अच्छा, ये तो राज्य में होते हैं। अभी यहीं पर इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है सिस्टेमेटिक ढंग से यहीं पर इनके बॉडी के बारे में क्रम से बताते चलता हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक में अधिकारी क्या होते हैं, क्योंकि बाद में कहीं और पढ़ेंगे आप फिर कंफ्यूज होंगे। तो आप एक जगह पढ़िए, बताया गया है 95 में इतना ही बताया गया है, सिर्फ मात्र इतने बताया गया है, लेकिन मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कितने लोग शामिल होते हैं। ठीक, ठाकुर राम सिंह मिटा देता हूं। ये ठाकुर राम सिंह जो है ना बिलासपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। हाँ, बहुत सारे जिलों में रहे। राज्य सरकार के ही है, मतलब आईएएस नहीं है, राज्य आईएएस प्रमोटेड है। हाँ, ठीक है, अवार्डेड जिसको बोलते हैं। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे में जो होते हैं वो होते हैं जिला निर्वाचन आयुक्त। ये समानता कौन होंगे? कलेक्टर। राज्य निर्वाचन आयुक्त के, जिला निर्वाचन आयुक्त के नीचे होंगे रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग होंगे। ठीक, अलग अलग जगह रिटर्निंग ऑफिसर कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर ग्राम के बारे में बात है, ठीक है, ग्राम में कौन है? ग्राम और जनपद में हाँ नायब तहसीलदार या उसके रैंक का कोई भी आदमी, नायब तहसीलदार, ये रिटर्निंग ऑफिसर इसको बनाया जा सकता है। और जिला वाले में कौन होता है? खुद कलेक्टर ही, कलेक्टर जो जिला निर्वाचन आयुक्त के रूप में होंगे। ठीक, ये रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते हैं। किसके नीचे होते हैं? राज्य के नीचे जिला, जिला के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे जो होंगे वो होंगे पीठासीन अधिकारी। कौन होंगे? पीठासीन। कोई भी टीचर को बना देते हैं, हाँ, प्रधान पाठक को बना देंगे। जो जिस भी सेंटर में वोटिंग सेंटर होता है ना, वोटिंग सेंटर का मेन आदमी यही होता है। त्वरित निर्णय इसी को लेने, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, कोई दिक्कत आ गया, कौन चलाएगा, कौन नहीं करेगा, कौन क्या काम करेगा, कौन निर्णय करता है। ये मतपत्र का जो पेटी होता है लाना ले जाना इसी की जिम्मेदारी, त्वरित निर्णय ये लेगा। वैसे सारी जिम्मेदारी इसके पास भी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी, लेकिन पीठासीन अधिकारी एक मतदान केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी। ठीक, ये किसकी बॉडी है? निर्वाचन वाले जो मामले होते हैं उनकी बॉडी होती है। ठीक, क्लियर है? पंचायती राज अधिनियम 1995 के अंतर्गत चुनाव होता है, सारे अधिकारी होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मतलब क्या है? जो आईएएस रैंक के व्यक्ति हैं जो राज्य में एक ही होंगे। दूसरा, निर्वाचन आयुक्त कलेक्टर होंगे। अच्छा, बॉडी इसके बारे में कंफर्म नहीं, उनकी बॉडी में एक या तीन कितने सदस्य होते हैं? एक ही सदस्य है, नहीं एक ही सदस्य है। ठीक, निर्वाचन वाला केंद्रीय निर्वाचन 3 सदस्य होता है, राज्य का एक ही सदस्य है। ठीक, इसके जिला कलेक्टर होते हैं। जिला जनरली अधिकारियों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, कलेक्टर को क्या बना दिया जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। रिटर्निंग ऑफिसर में ग्राम पंचायत में, जिला में हो गया, पीठासीन अधिकारी, अंतिम में कौन होते हैं? मतदान अधिकारी। ठीक, दूसरा, जो निर्वाचन आयोग होगा, आयोग की शक्तियां क्या होगी और कृत्य क्या होंगे, क्या काम करते होंगे ये लोग, है ना? तो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा इनका काम रहता है। पहला चीज क्या रहता है? एक पंचायती राज के लिए, राज्य एवं नगरीय निकाय के लिए दोनों का चुनाव कराते हैं। निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली तैयार करना। ठीक, जो मतगणना मतलब जो वो होता है, वोटर लिस्ट होता है,
उनके लिए वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? ये दोनों के निर्वाचन के लिए जनरली वही वोटर लिस्ट होता है जो लोकसभा और विधानसभा का होता है, उसी निर्वाचन को ये लोग क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। दूसरा, इनका निर्वाचन भी कराना, इनका क्या करवाना? निर्वाचन भी करवाना। ठीक, अच्छा मैं बता दे रहा हूं आपको, समझ जाइएगा। निर्वाचन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराने के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग करने का मतलब ये नहीं है कि राज्य का चुनाव करवाएगा वो, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राज्य का निर्वाचन, राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो क्या करता है? सिर्फ नगरीय निकाय और जो आपका ग्राम पंचायत वगैरह तीनों बॉडी, इनका ही निर्वाचन करवाता है। तीसरा, राज्य में एक और निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको सहकारिता निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। वो सहकारिता में जो होते हैं ना, कोऑपरेटिव जो होते हैं, उनका निर्वाचन वो अलग कराता है, ये उनका निर्वाचन नहीं करवाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि एक ही राज्य में 3 बॉडी काम कर रही होती है। एक केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो राज्य का चुनाव करवाते हैं, एक बॉडी ऐसी होगी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो आपका ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करा रहे होते हैं, और एक सहकारिता निर्वाचन का अलग एक बॉडी। ठीक, तो अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो क्या करवाता है? ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराता है। क्लियर? निर्वाचन का काम हो गया इनका। इसके बाद क्या करवाते हैं ये लोग? निर्वाचन में बहुत सारा काम करते हैं। निर्देशन का काम रहता है इनका, निर्देशन, निरीक्षण, ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा आचार संहिता निर्माण करना इन्हीं काम है ना? और अधिसूचना जारी करते हैं कौन? राज्यपाल। चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करेंगे, लेकिन निर्माण वगैरह करने का काम इनके पास है। ठीक, चुनाव तिथि का निर्धारण करते हैं, जो तिथि होगी उनका निर्धारण करेंगे। और क्या कर देंगे? वो चुनाव चिन्ह का निर्धारण करते हैं, चुनाव चिन्ह का। सदस्यों को प्रचार करने का जो है अवसर देते हैं। ठीक, ये तय करेंगे सदस्यों का आचार कहां चुनाव होना है। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या करते हैं कि पंचायत संबंध में जितने भी चुनाव हो, सारे कार्यक्रम कौन करता है? ये करते हैं। चाहे वो निर्वाचक नामावली तैयार करना हो, चाहे वो क्या हो, अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करनी हो, निर्वाचन करना हो, आचार संहिता निगरान करना हो, निर्माण, निर्देशन, जो कुछ भी काम आपको समझ में आए, लगभग निर्वाचन से संबंधित सभी काम होते हैं। बस एक चीज को छोड़कर अधिसूचना जारी करना। अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्यपाल। तिथि की घोषणा यही करते हैं, लेकिन तिथि वगैरह सब कुछ यही घोषणा करते हैं। आचार संहिता जिस दिन घोषणा होती है उस दिन आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन अधिसूचना जिसको अधिसूचना शब्द कहा जाता है, अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य का। ठीक, हाँ, क्या सुशांत जी? अच्छा, आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं, जितने लोग हैं, वो ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। डाटा कम लग रहा था ना, उसका व्यवस्था बना दिया गया है। आप लोगों को डाटा कम लगेगा। अब कब होगा? जब आप ऐप को अपडेट कर लेंगे। ठीक, इन लोगों को पूरा डाटा सूख जा रहा था बेचारों का। ठीक है? और आज की स्थिति में बाकी कुछ कीमती हो नहीं, डाटा बहुत कीमती है, सबके लिए कीमती हो जाता है। ठीक, ये हो गया इनकी किनकी शक्तियां हैं? निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, कहां काम करती है, मैं प्रक्रिया सब बताऊंगा आपको। कहां से प्रक्रिया बताऊंगा? नामांकन भरने से लेकर चुनाव जीतने तक का। नामांकन भरने से लेकर चुनाव जीतने तक की प्रक्रिया को एक ही जगह आप देखेंगे। ऐसे देखेंगे आप कि एक जगह दिखेगा कि नामांकन भरने से लेकर व्यक्ति क्या करता है, कैसे शपथ, किनको शपथ, कैसा मतपत्र, सब देखेंगे आप। ठीक, प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? नामांकन से। ठीक, नामांकन करने की प्रक्रिया से व्यवस्था शुरू होती है। नामांकन होने से सबसे पहले क्या हो जाता है? अधिसूचना वगैरह जारी हो जाता है। अधिसूचना कौन जारी कर देता है? राज्यपाल। इसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा कब? नामांकन जारी करने की प्रक्रिया से। नामांकन की प्रक्रिया किसके पास जाकर करें आप? रिटर्निंग ऑफिसर। किसके पास करना है आपको? रिटर्निंग ऑफिसर के पास।
ठीक है। हर जगह के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो अपन चर्चा कर लिए हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ कौन है। उन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये लोग जाएंगे और अपने नामांकन क्या करेंगे वो कर सकते हैं। नामांकन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि एक व्यक्ति का प्रस्तावक एक ही आदमी हो सकता है, एक आदमी दो आदमी का प्रस्तावक नहीं होगा। समझ रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो एक आदमी को क्या कर सकता हूं, किसी का नाम बनवा सकता हूं। हाँ, चुनाव चिन्ह का भी आवंटन निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कौन करेगा? निर्वाचन। अपन आगे अभी आ रहे हैं तो चुनाव चिन्ह कैसे बढ़ते हैं, कौन से मतपत्रों में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कविता कि वो जो वो है क्या है, निर्वाचन जो चिन्ह बनते हैं वो चिन्ह दलीय आधार पर तो नहीं होते हैं। हाँ वो, हाँ नहीं, चुनाव चिन्ह का निर्धारण आवंटन तो रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। हाँ, आवंटन रिटर्निंग ऑफिसर कर देंगे, लेकिन निर्माण जो होता है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से होता है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले गए, नामांकन के मतलब अधिसूचना के कितने दिन? 8 दिन बाद, 8 दिन तक कर लीजिए, नामांकन किया जा सकता है। जिस दिन अधिसूचना जारी की गई है, आज अधिसूचना जारी की गई है तो उसके 8 दिन बाद, 8 दिन तक, सॉरी 8 दिन बाद नहीं, 8 दिन तक, 8 दिन के बाद नहीं, नामांकन आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर जा सकते हैं। अपने प्रस्तावक अनुमोदक साथ में लेकर जाइए और वहां पर क्या कीजिए, आप अपने नामांकन भर दीजिए। नामांकन में जिस समय नामांकन भर रहे होते हैं उस समय करते क्या है? 2 काम करते हैं। एक तो जमानत राशि और दूसरा शपथ पत्र। यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। इन लोग को जमानत राशि जमा करना होगा और जमानत राशि कितनी होती है यह पता होना चाहिए आपको। हाँ, हर आदमी का, ST SC OBC सबका अलग होना चाहिए, जनपद जिला सबका पता होना चाहिए। जमानत राशि यहीं अपडेट कर दीजिए। शपथ पत्र सबको देना अनिवार्य है। शपथ पत्र क्या है? सबको देना, अपने बारे में बताना है, एक आदमी को छोड़कर। किसको छोड़कर? पंच। ये ध्यान रखना है आपको। पंच शपथ पत्र नहीं देगा। बिना शपथ पत्र के नामांकन रिजेक्ट हो जाएगा। अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि नामांकन रिजेक्ट कब हो जाता है। तो बिना शपथ पत्र के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? नामांकन नहीं कर सकता, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पंच को शपथ पत्र देने की जरूरत ही नहीं। ये शपथ लेने वाला नहीं है, शपथ पत्र देते हैं, कसम खाने वाला है। शपथ जो लास्ट वाला लेंगे वो अंतिम वाला है। यहां पर क्या कर रहे हैं? शपथ पत्र सौंप रहे हैं। किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक। अब जमानत राशि पर आ जाते हैं। किसकी जमानत राशि कितनी है वो देख लेते हैं। पंच जो ST SC होंगे उनको देता है कितना? सॉरी, हाँ, यहां से जनरल के लिए पहले कर देता हूं। जनरल का हो जाता है कितना? 50 रुपए। और ST SC OBC के लिए कितना है? आधा ही हो जाता है सीधे। महिला के लिए भी है ना, फीमेल। ST SC OBC और महिला फीमेल के लिए कितना हो जाएगा? 25 रुपए। सरपंच का, सरपंच को कितना देना होता है? 1000 रुपए। जनरल में कितना मिल जाता है? 1000 रुपए। और ST SC OBC के लिए 500 रुपए। जनपद सदस्य को, जनपद सदस्य को कितना है? 2000। और यहां पर ST SC है तो कितना हो जाएगा? 1000। जिला में है अगर तो जिला सदस्य है तो इसका है कितना? 4000। और ST SC OBC और महिला है तो 2000 रुपए। ठीक, याद रहेगा। जमानत राशि से सवाल पूछते हैं। जमानत राशि याद रखिएगा, 50, 100, 2000। पंच 50 रुपए, सरपंच का 1000 रुपए, जनपद सदस्य का 2000 और जिला पंचायत का 4000 रुपए। ST SC OBC और महिला के लिए आधा हो जाता है। ST SC और महिला के लिए क्या हो जाता है? आधा। जितने आरक्षण वाले हैं सबका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जनरल के लिए क्या होना चाहिए? 50, 100, 2000 और 4000 आसान है, ठीक। पंच है, सरपंच है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए। क्लियर? जगह कम है, मिटाते चलते हैं। जो जमानत राशि होगा दोनों तरीके से दिया जा सकता है। कैसे दिया सकता है? चालान भी दे दो या नगद भी दे दो।
कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर को नगद पैसा भी दे सकते हो और चाहे तो आप उसका चालान भी जमा कर दो, कोई समस्या नहीं है। ये सब करने के बाद नाम वापस भी लिया जा सकता है। ये सब करने के बाद क्या किया जा सकता है, नाम वापसी का प्रक्रिया होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, नाम वापसी में भी कुछ और चर्चा करेंगे। नाम वापस हो गया, कुछ और नहीं कर रहे। अब क्या होगा, चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। चिन्ह का क्या हो जाएगा, आवंटन हो जाएगा। ठीक, चुनाव चिन्ह का क्या हो जाएगा, आवंटन हो जाएगा। कौन कौन से चुनाव चिन्ह किसको दिए जाने हैं, यह आवंटन कौन कर दे रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर कर दे रहा है। जबकि निर्माण कौन कर रहा है, इसका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्माण होता है। और प्रदान कौन कर दे रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर। प्रदान कौन करता है, रिटर्निंग। ठीक, इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन, मतपत्रों का कलर पूछता है। मतपत्रों का क्या पूछता है, कलर पूछता है। ठीक, वो यहीं अपडेट कर लीजिए, मत पत्रों के कलर। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखे रहिएगा और इस बात को जानते रहिएगा कि मतपत्र के जो कलर है ना, वो परिवर्तनीय है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के बताऊं, 15 में और 2019 में जो चुनाव हुआ था बदले नहीं थे, एक ही जैसे मतपत्र रखे गए थे। तो संभवतः अगला जो चुनाव हो वो भी ना बदले। ठीक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि मतपत्र के कलर जो होंगे वो कैसे होंगे, परिवर्तनीय होंगे, बदल सकते हैं। 15 में और 19 में जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, कलर लिख रहे हैं। ठीक, कलर में देखिएगा पंच का कैसा होता है, सफेद होता है, बहुत बढ़िया। सरपंच का कैसा होगा, नीला। ठीक, फिर जनपद सदस्य का क्या होगा, पीला। और जिला का क्या हो जाएगा, गुलाबी। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बढ़िया याद है। ठीक है, क्या है ट्रिक बता दीजिए भाई सबको, है सपी सर सनी पिगू। लो भाई, सन पिगू। ठीक है, क्या हो गया, कोड बना दिए हैं। तो ये सन पिगू याद रखिएगा। पहला वाला स क्या हो गया, पंच के लिए। दूसरा वाला क्या हो गया, नीला, सरपंच के लिए। पी जो है वो क्या हो गया, जनपद सदस्य के लिए। और गु जो है क्या हो गया, गुलाब हो गया, गुलाबी है। तो ये क्या हो गया, किसके लिए, नीला के लिए। ठीक, तो याद रहेगा, ये परिवर्तनीय है, याद रखिएगा। कौन से, ये परिवर्तनीय है, बदल सकते हैं आप, लेकिन नहीं बदल सकते हैं। कौन बदल सकता है इसको, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ये बदल सकता है, हम अपनी मर्जी से कलर चुन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा, मतपत्र भी आ गए, चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो गया, मतपत्र कलर वगैरह भी हो गए। फिर क्या होंगे, हो जाएंगे क्या, मतदान। मतदान के बाद मतगणना, और मतगणना के बाद क्या हो जाएगा, निर्वाचन का प्रकाशन। निर्वाचन का प्रकाशन। अब यहां पर रुकना है। निर्वाचन का प्रकाशन अलग अलग जगह के अलग अलग लोग करते हैं। निर्वाचन का प्रकाशन अलग अलग जगह में कौन कौन करेगा, अलग अलग आदमी करते हैं। अलग अलग मतलब अधिकारी करते हैं। अलग अलग अधिकारी, ग्राम के लिए निर्वाचन का प्रकाशन करता है रिटर्निंग वाला ही। जो भी वहां का रिटर्निंग अधिकारी होगा, नायब तहसीलदार जनरली, तो ग्राम के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, ग्राम पंचायत रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर देगा, उसका अब वो घोषित कर देगा कि सरपंच कौन बना, पंच कौन बना। सरपंच और पंच की घोषणा कौन कर देगा, रिटर्निंग ऑफिसर। चूंकि ग्राम का कौन है रिटर्निंग ऑफिसर, नायब तहसीलदार, वही कर लेता है। ठीक, या जिस आदमी को चार्ज मिला रिटर्निंग ऑफिसर का। दूसरा, जनपद के लिए कौन करता है भाई, जनपद और जिला। जनपद के लिए जो करता है, यह करता है संयुक्त संचालक। संयुक्त संचालक या उप संचालक भी बोलते हैं, संचालक पंचायत। ठीक, ये किसके लिए करेगा, जनपद के लिए। और जबकि जिला के लिए कौन करता है, जिला निर्वाचन आयुक्त।
मतलब कौन? हाँ, वही होता है, कलेक्टर है। ठीक, इनके लिए निर्वाचक का क्या करता है? प्रकाशन कर देता है। निर्वाचन का प्रकाशन कि कौन जीता कौन हारा, कौन कितने मतों से हारा, कौन को कितने मतों से जीत गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? निर्वाचन का प्रकाशन हो जाएगा, फिर प्रथम बैठक हो जाएगी। प्रथम बैठक में क्या होगा भाई? शपथ व तो कसम वसम खाएंगे कि हम सब अच्छे से काम करेंगे भाई। और इसके बाद फिर जो पुराना वाला जो पदाधिकारी होगा वो नए वाले पदाधिकारी को अपना क्या कार्यभार सौंप देता है। फिर समोसा चाहे नाश्ता वास्ता होगा, घर जाएंगे। शुरू दिन कोई कार्यक्रम तो होता नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा घर नहीं होता है, बस कार्यभार लेते हैं। हाँ, इसी दिन उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाता है। जो भी अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो भाई बनेगा ही बनेगा। तो अगर मान लीजिए जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। सब लोग पहले शपथ ले लेंगे, शपथ लेने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और अगर ग्राम पंचायत है, सरपंच तो चुन कर आया हुआ है, एक उपाध्यक्ष का क्या कर लेंगे अपन, उप सरपंच का मतलब वो उसको चुन लेंगे पंच लोग आपस में मिलकर। ठीक, ये निर्वाचन की प्रक्रिया, पूरे निर्वाचन के घटनाक्रम में ऐसे चलते हैं। एक चीज एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, मैं नोट करवा दे रहा हूं। आपका नामांकन का प्रारूप, नामांकन का प्रारूप, ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। ग्राम के लिए एसडीओ नहीं होते हैं वो, हाँ हो सकता है। देखिए क्या है इसमें कि एक चीज कविता, एक चीज तय किया जाता है कि वो निर्भर करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन है। हाँ, वो निर्भर करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाया गया। ग्राम के लिए एसडीएम भी हो सकते हैं, नायब तहसीलदार भी हो सकते हैं। तो अगर जिला निर्वाचन आयुक्त है, मतलब जो कलेक्टर हैं, वो किसको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं, तो नायब तहसीलदार से कम नायब तहसीलदार से ऊंचे रैंक के किसी भी आदमी को जो उनके अधीनस्थ हैं रिटर्निंग ऑफिसर बना सकते हैं। और जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो बन जाएंगे। तो एसडीओ तो नहीं बनेंगे, लेकिन एसडीएम बन सकते हैं। एसडीओ ना होकर क्या हो सकते हैं, जो खंड विकास अधिकारी होंगे वो क्या बन सकते हैं, इसके जो इसको बोलते हैं अनुविभागीय अधिकारी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो डिपार्टमेंट की, जिसको एसडीएम बोलते हैं, वो उनके क्या बन सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन कई बार जो है इनको भी नायब तहसीलदार लोगों को भी काम में लगाना होता है, तो इनको भी रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं। ये किसी काम के नहीं होते हैं तो इनको रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं। ठीक ठीक, तो मायने रखता है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, इसीलिए अपन रिटर्निंग ऑफिसर लिखे हैं। क्योंकि हो सकता है कि नायब तहसीलदार हो सकता है डिप्टी कलेक्टर हो जाए, हो सकता है एसडीएम हो जाए। ठीक, और कोई अभी जो इसमें चर्चा की, इसमें कोई समस्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा भी आ रहा है। ये तो घटनाक्रम, ये जो कुछ भी होता है सब आपके आसपास हो रहा होता है ना, गांव में हो रहा है। जब आपके आसपास हो रहा है आपको जानना भी जरूरी है। यही नहीं कि एडीओ में पूछेगा या पीएससी में पूछता है इसलिए पढ़े। हमको इसको इस बारे में जानना ही चाहिए, इस प्रक्रिया के बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। कोई आदमी हमारे सामने होशियारी ना दिखाए, हम खुद जाके होशियारी देते रहे। ठीक, नामांकन का प्रारूप, इसका प्रारूप, नामांकन का प्रारूप। अच्छा, प्रारूप हमको जानना नहीं किस प्रारूप में होता है, लेकिन उस फॉर्म को जानना है कि किस प्रारूप में होता है। इसका निर्माण कौन होता है? ये निर्माण होता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। निर्वाचन प्रारूप कहां बना हुआ है? पहली बार ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में इसका निर्वाचन का प्रारूप बनाया गया है। ठीक, और इसका निर्वाचन जो संशोधन होता है, जो कुछ भी बदलाव करना है, कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यही इसमें क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है। ठीक, कोई भी प्रारूप होगा, किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में उनको नामांकन चाहिए, ये वो लोग बताते हैं। याद रखिएगा, पंच के लिए एकदम आसान है। ठीक, परिशिष्ट 4 ये क रहेगा। सरपंच के लिए
परिशिष्ट 4 ही रहेगा, ख रहेगा। जनपद के लिए, जनपद सदस्य के लिए परिशिष्ट 4 ही रहेगा, ग रहेगा। और जिला के लिए, जिला पंचायत के लिए परिशिष्ट 4 ही है और घ नंबर में। तो ये क ख ग घ को अच्छे से याद रखिएगा। यहां से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा, कोई परिशिष्ट 4 ही है सब। परिशिष्ट 4 में क में पंच के लिए, ख में किसके लिए, सरपंच के लिए, ग में किसके लिए, जनपद पंचायत के लिए, और घ में किसके बारे में दिया गया, जिला पंचायत सदस्य के बारे में दिया गया। नामांकन किस प्रारूप में लेना है, क्योंकि नामांकन ही इनका मूल आधार है। नामांकन के बाद अगर नामांकन खारिज तो बड़ा ही दिक्कत, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकता बेचारा। तो नामांकन को बड़े ध्यान से भर कर जाना है इनको, ठीक। तो नामांकन किस प्रारूप में, निर्धारित प्रारूप में चाहिए। अपन नामांकन के बारे में और चर्चा करेंगे, किस प्रारूप में भरते हैं, क्या करते हैं, और देखेंगे, ठीक। बाकी बस इतना याद रखिएगा इसमें कि शपथ पत्र जो है नामांकन जिस समय देते हैं, शपथ पत्र भी दिया जाता है, पंच शपथ पत्र नहीं देता है, इसको भूलना नहीं है। बाकी सब लोगों को शपथ पत्र देना अनिवार्य है, पंच नहीं देगा, ठीक। अब निर्वाचन के संदर्भ में जो और एक्स्ट्रा चीज है उनको अपन जानते हैं कि निर्वाचन के संबंध में जो इधर उधर बिखरा पड़ा है उनको कंपाइल करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज है। पहले लिख लीजिएगा जमानत राशि का वापस होना। जमानत राशि का वापस होना। कब जमानत राशि वापस कर देगी? जमानत भरते हैं लोग बेचारे, सबका जमानत आपने पढ़ लिया कि, और बेचारे कई बार जमानत जब्त भी हो जाती है। अक्सर जो लोग हारा हुआ प्रत्याशी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गई उसकी, एक उपमा अलंकार में बात करते हैं कि नहीं जमानत क्या हो गया, उसका जब्त हो गया, मतलब बुरी तरीके से हारा हो गया। जमानत तभी उसको मिलेगा वापस जब कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर ले। हार गया है, हार गया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 100 मत उसको, उसके गांव में 100 वोट रहे और 100 वोटों का 100 का 1/6 भी मिल गया उसको। 100 का 1/6 कितना हो जाता है? कितना परसेंट हो गया? 60% है। 100 का 60% कितना होता है भाई? 6। कितना हो जाएगा? 6 कम 6 हो गया, और यहां बचा कितना? 4। 6 पंचेती 6 36 6 7 42, करीब 17 वोट। 17 वोट भी बेचारा, 100 लोगों में 17 लोग भी वोट नहीं पाया हो, तो उसका जमानत क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, ठीक। तो उसको जमानत राशि कब मिल जाएगी? जब 1/6 वोट मिल जाए। दूसरा, ये तो पहला तथ्य है, ऐसा व्यक्ति कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गलती से, जिस समय निर्वाचक नामावली तैयार हो रही थी ना, उस समय वो वोटर लिस्ट बोलता हूं, जब वोट लगाने लिस्ट जो है, क्या बोलते हैं उसको, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का नाम एक तो पहला क्या हो, सूची में ही ना हो, तो बेचारा चुनाव में क्या खड़ा नहीं हो पाया। खड़ा होना था उसको, लेकिन सूची में क्या हो गया, पाया खड़ा ही नहीं हो पाया। या 2 बार हो, 2 बार उसका नाम आ जाए, तो आधे लोग सोचेंगे किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, तो गड़बड़ा जाएंगे। तो 2 बार उनका नाम आ जाए तब, या फिर क्या हो जाए, उनका नाम सूची में जाओ तब जमानत राशि माची हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तीसरा, मतदान से पहले क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके जो उत्तराधिकार हो वो लोग क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमारा पैसा वापस ला कर दीजिए। जब 50,000 रुपया कोई मांगता नहीं है, लेकिन मांग सकते हैं, अधिकार है उनके पास। कब कब मांग सकते हैं? जब कुल मतों का 1/6 प्राप्त हो, उम्मीदवार का नाम सूची में ना हो, या 2 बार हो, या मतदान से पहले से क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। वापस नहीं होना, वापस नहीं होना मतलब अब वापस नहीं करेंगे। कब कंडीशन में उनको वापस नहीं किया जाता है? तो पहला तो यही है क्या, कि वैध मतों का क्या ना मिला हो, मत का 1/6 प्राप्त न किया हो,
अगर किसी ने वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति क्या हो गया, जीत गया, तो विजय के 6 माह बाद तक, 6 माह तक वो दावा नहीं करता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जब हमको लगता है कि उसको क्यों मांगेगा भाई, क्योंकि कोई मांगता ही नहीं है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो जब मांगता ही नहीं, सोचता नहीं है, कोई विजयी आदमी है, वो वैसे ही विजय के उन्माद में क्या है, अपना ढोल लगा लेके मजे से कर रहा है, 6 महीने तक सरपंच बन के घूम रहा है, तो उसको पैसा लेने का 50 रुपए लेने क्या गरज है, नहीं ले रहा है वापस हो। लेकिन वो 6 महीने तक नहीं मांगेगा तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जीवित सिर्फ जिस आदमी हारा हुआ आदमी का ही जमानत जब्त होता है, उसका भी जब्त होता है जिसका जो मांग दावा नहीं करता है। और ये जमा कहां होगा, राज्य सरकार के कोष में। ये बना लोगे आप, ऐसा नहीं है, जान जाओगे कि कहां जमा करेंगे भाई। निर्वाचन राम सिंह ठाकुर अपने पॉकेट में थोड़े घूमेंगे लेके उसको। हाँ, जिला पंचायत होगी ना, लेकिन कहां जाता है, राज्य के कोष में वो चला जाएगा। ठीक। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कितने पद पर चुनाव लड़ सकता है, कितने नहीं लड़ सकता है, उनके बारे में देखिए। पहला, हाँ नहीं, मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको, आप सब समझ जाओगे। पंच और सरपंच एक साथ बताऊंगा तो गड़बड़ा जाता है। एक ही स्तर का चुनाव है। एक ही स्तर का चुनाव का मतलब है कि पंच और पंच का चुनाव, और अलग अलग स्तर का मतलब है पंच सरपंच अलग अलग चुनाव हो गए, जनपद पंचायत सदस्य इनके बारे में हो गया। तो एक ही स्तर पर अगर 2 पद है, पहला पद क्या है, पंच है, और दूसरा पद क्या है, सरपंच है, एक ही स्तर का है ना। ठीक, एक ही स्तर के क्या है, 2 पद हैं, जैसे पंच और सरपंच। तो लड़ सकते हैं चुनाव। एक ही स्तर पर अगर चुनाव लड़ना है, अब एक ही स्तर पर जैसे पंच, 2 जगह से पंच का नहीं लड़ सकते हो। हाँ, 2 वार्ड से पंच का नहीं लड़ सकते, 2 वार्ड से अगर लड़ना है पंच का तो नहीं लड़ सकते हो। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है, अलग अलग पद है लेकिन एक ही स्तर पर है, मतलब ग्राम पंचायती स्तर पर पंच के लिए भी चुनाव लड़ रहा है और सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन 2 वार्ड से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 जगह से सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक ही पद के लिए नहीं लड़ सकता है। पद कैसे होने चाहिए, अलग अलग पद। क्लियर है। हाँ, प्राप्त होने पर क्या लिखा है उपेंद्र, 1 मिनट ना, मैं इनके देश को पढ़ देता हूं। अच्छा, वीडियो क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है क्या, अभी क्लियर आ रहा है प्रवीण? वीडियो क्लियर आ रहा है अभी? हाँ ठीक है, ओके। फिर उपेंद्र का सवाल था, प्राप्त होने पर वापस करेंगे। ठीक है, प्राप्त होने पर वापस करते हैं, बिल्कुल वापस करते हैं। 1/6 प्राप्त होगा तो जमानत वापस कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को वैध मतों का क्या होगा, सही है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूज था। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। एक ही स्तर पर चुनाव 2 पदों के लिए हुआ, पंच और सरपंच का लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, इसमें क्लियर है सबको? ठीक, ओके। इसके बाद अलग अगर मान लीजिए पंच वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, सरपंच वाला 2 जगह से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, ये भी क्लियर है। ठीक, बस इसमें इतना ही है, बाकी चीजें जो है कंफ्यूज करेंगी। जनपद पंचायत और जनपद पंचायत, अब इसमें यह समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, पंच और पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है, कहीं का भी सदस्य और सदस्य का एक साथ किसी भी सदस्यता का समान स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। हायरार्की वाला है, जैसे पंच
सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य लड़ सकता है, एक साथ लड़ सकता है। ठीक, एक साथ क्या कर सकता है? लड़ सकता है। अब इसमें एक ही और समझ लीजिए कि जमानत राशि भरना है, पैसा भरना है। अब कोई व्यक्ति किसका पोस्ट लड़ रहा है? पंच का भी चुनाव लड़ना चाहता है और सरपंच का भी चुनाव लड़ना चाहता है, दोनों का चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ सकता है वैध है उसके लिए। तो एक बड़े वाले का जो होगा उसका क्या करेगा? जमानत जमा करेगा। जो ज्यादा वाला है वो जमानत जमा करेगा। क्लियर? कम वाले को जमा नहीं करेगा। ठीक, पंच का जमा नहीं करेगा, वो सरपंच इसलिए जमा कर देगा। इन दोनों में अगर कोई आदमी चारों को पद लिख लड़ता है तो किसका नामांकन जमा करेगा? जिला पंचायत का। और जिला पंचायत नहीं है तो किसका जमा करेगा? जनपद का जमा करेगा। जनपद भी नहीं तो सरपंच का जमा कर देगा। जो सबसे बड़ा वाला होगा वो जमा कर देगा निर्वाचन का। क्लियर? इसमें क्या है? ठीक, अब नामांकन भी जमा कर दिया। नामांकन जमा करने के बाद चुनाव भी लड़ लिया दो जगह से और जीत भी गया। क्या होगा? नामांकन दो जगह जमा कर दिया तो बता दिया कि भाई नामांकन कम या ज्यादा जमा कर सकता है। दो जगह चुनाव लड़ने, एक स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, अलग अलग स्तर पर तो लड़ सकता है। और बेचारा दोनों जगह से जीत गया, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि दोनों जगह चुनाव लड़ा, दोनों जगह जीत गया। तब क्या होगा वो देख लीजिए। दो स्तर पर चुनाव, ये मजेदार है, बहुत मजेदार है। ठीक है, चुनाव जीतने पर पहला काम, दो स्तर पर चुनाव जीत लड़ा और दोनों स्तर पर उसने क्या किया? 2 या 3 स्तर पर, जितने भी स्तर पर चुनाव क्या किया? जीत गया। 10 दिन के अंदर सूचना देगा ये जीतने वाला। ठीक, 10 दिन तक अंदर क्या देगा? सूचना देना होगा इसको। नेता है, 10 दिन तक क्या कर रहा है? अभी पार्टी ही चल रही है उसकी, जीता हुआ है ना, उन्माद में है, भरा पड़ा है कि नहीं मैं तो जीता हूं, मेरा क्या कुछ कह सकते हो। तो 10 दिन तक क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है। ढोल नगाड़े के साथ क्या कर रहा है? सूचना देना भूल गया। ठीक, अब सूचना देना वो भूल गया तो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्या हो गया, वो आदमी क्या हो गया? जिला का भी चुनाव जीत लिया है और जनपद का भी चुनाव जीत गया है और ग्राम का भी चुनाव जीत गया है और भारी खुश है। 3 जगह से जीता हूं, 3 जगह पार्टी हो रहा है। पहले सरपंच वाली जगह पार्टी हुआ, फिर जनपद वाले के यहाँ पार्टी हुआ, फिर जिला वाले के यहाँ पार्टी हो रहा है। टाइम तो लगेगा ही। 10 दिन बाद सूचना नहीं दे पाया। और एक तो नेता कम पढ़ा लिखा बेचारा होगा, किसी एक बैठक में शामिल होगा। आपके हिसाब से कौन से बैठक में शामिल होगा वो पहली बार है? मान लो ग्राम में शामिल हो गया। मान लो क्या हो गया? ग्राम में शामिल हो गया। 10 दिन तक सूचना नहीं दिया है, अभी तक पार्टी बना रहा है और जिला जनपद का बैठक तो बुलाना है सबको, और पहली बार किसी बैठक में अनजाने में घुस गया। अरे चलो ग्राम वाले में, जिला वाले में बात को ज्वाइन कर लेंगे, अभी ग्राम वाले में चल रहा है, काम करते हैं, ग्राम वाले में ज्वाइन कर लेते हैं। जिसमें वो पहली बार घुस गया उसी का सदस्य बन गया, भले वो जीता हो, भले वो जनपद जीता हो। जिस बैठक में पहली बार वो शामिल हुआ फंस गया। पहली बार जिसमें भी शामिल होगा उसी का क्या बन जाएगा? वो सदस्य बन जाएगा, जिसमें पहला बैठक में शामिल होगा। ठीक, पहली बैठक कंफ्यूज करता है ना। पहली बैठक वाले सदन का क्या बन जाएगा? वो सदस्य बन जाएगा, स्वघोषित रूप से। कोई घोषित नहीं किया है, कोई नहीं घोषित किया, तब भी फंस गया बेचारा वो। ठीक, और मान लो ये आदमी न किसी बैठक में शामिल होता है न ही सूचना देता है। ये आदमी क्या कर रहा है? बड़ा ही सादा किस्म का आदमी है। वो क्या कर रहा है कि बैठक में शामिल भी नहीं और सूचना भी नहीं। तब क्या होगा? तो हमेशा बड़ा वाला पोस्ट रहेगा इसके पास, छोटा वाला छूट जाएगा। क्या होगा? हमेशा जो भी बड़ा पोस्ट रहेगा तो बड़े पोस्ट पर रहेंगे, कोई भी पोस्ट हो। जैसे जिला जनपद में जीता तो अगर जनपद और ग्राम में जीता है
तो ग्राम वाले पोस्ट से क्या मान लिया जाएगा, सदस्य नहीं है, ये किसका सदस्य, जनपद का सदस्य है। और जनपद और जिला का जीता है तो जनपद का सदस्य मान लिया जाएगा कि नहीं है, वो किसका सदस्य बन जाएगा, जिला का सदस्य बन जाएगा। जो भी बड़ा हो, जो भी सबसे बड़ा वाला होगा वो क्या बन जाएगा, बड़े पोस्ट वाले का क्या बन जाएगा, वो शामिल हो जाएगा बड़े पोस्ट वाले में। ठीक, जब भी चुनाव होगा उसके बारे में, छोटा वाला छूट जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है, शुरू में सबसे पहले नामांकन चला रहे थे, नामांकन रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन नामांकन रिजेक्ट कब होगा है, हाँ वही चीज कर देखना है अपने को कि नामांकन रिजेक्ट कब होता है। लिख लीजिए आप, नामांकन का रिजेक्ट होना कई कारण है उसके। पहला नहीं होगा, नामांकन कौन से फॉर्म में भर रहे थे, परिशिष्ट 4 में, कख गघ, ठीक है, निर्धारित प्रारूप यानी प्रारूप 4 के अनुरूप न हो, तब नामांकन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे। नामांकन रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा आधार यही है कि आपका प्रारूप सही नहीं है, गड़बड़ हो गया, कर दिए। दूसरा, फॉर्म में गलत जानकारी हो, जानकारी इसने क्या दे दिया है, गलत भर के दे दिया है, रिजेक्ट कर देंगे उसका फॉर्म। तीसरा, योग्यता ना हो, योग्यता अर्हताएं जो है न हो, उस योग्य ना हो जो सरपंच या पदाधिकारी बनने के योग्य हो, तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है। ठीक। चौथा, उम्मीदवार प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक न हो, वास्तविक न हो मतलब फर्जी हो, पता चला कि नहीं मैंने रख दिया क्या, बसंत का नाम रख दिया अपना प्रस्तावक के नाम में, और बसंत का दस्तखत मैंने ही कर दिया। प्रस्तावक में किसी का भी नाम डाल सकता हूं मैं, और उसका दस्तखत मैंने जल्दीबाजी में क्या किया, उसका दस्तखत कर दिया। वास्तविक होने चाहिए, दस्तखत का भी मिलान किया जाता है मूल स्रोतों से, तो इनके दस्तखत कैसे होने चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए। अगला, पांचवा, एक ही स्तर के 2 पदों के लिए क्या हो, नामांकन हो, तो एक का रद्द करेंगे, दोनों का नहीं रद्द कर देंगे, 2 का भरा गया दोनों का रद्द कर देते हैं, ऐसा नहीं, किसी एक का क्या कर देंगे, रद्द हो गए, लेकिन एक जगह का नामांकन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। छठवां, जमानत राशि जमा ना हो, इसको निक्षेप प्रतिभूति कहते हैं ना हिंदी में। जमानत राशि को ध्यान देना, कभी पूछ दिया तो घबरा मत जाना, निक्षेप प्रतिभूति अजीबो गरीब शब्द नहीं है, समझ लेना। जमानत राशि क्या बोलते हैं, निक्षेप प्रतिभूति। और सबसे सरल वाला कि जो नामांकन किया है अंतिम तिथि के बाद किया हो, तब उसका नामांकन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। आगे अब नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया, बुरा लग गया सबको, भाई नामांकन रिजेक्ट हो गया, कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये लोग अपील करेंगे अब। ठीक है, नामांकन रिजेक्शन का एक अपील। फिर बुरा तो लगता है सबको कि नामांकन कैसे अपील हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला था, पूरा तैयारी कर चुका था, वो पूरा बैनर पोस्टर लगवा चुका था, और मेन टाइम में क्या हो गया, 6 महीने से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, और मेन टाइम में उसका नामांकन रिजेक्ट हो जाएगा, तो बुरा तो लगेगा ही, तो अपील करेगा। तो अपील करने के लिए किसके पास अपील करेगा, वो पूछता है अपील किसके किसके पास कर सकते हैं भाई, तो पंच और सरपंच जो होंगे, पंच और सरपंच एक आदमी के पास जाएंगे। ये किसके पास जाते हैं, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी मतलब राजस्व है, राजस्व यानी एसडीएम,
इनके पास चले जाते हैं। जनपद वाले जाते हैं किसके पास? जनपद के लोग चले जाते हैं कलेक्टर के पास। और जिला वाले चले जाते हैं किसके पास? सहायक संचालक के पास। पंचायत ये अपील करने जाएंगे कि साहब गलती हो गया, गड़बड़ी हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, फिर भी क्या कर दिया गया है, नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया है, मौका देखिए आप थोड़ा। ठीक, ये सब कर देते हैं। ये नामांकन वामन का मामला है। अब नामांकन में सब हो क्या है, नाम वापसी के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं कि नाम वापसी का क्या होता है। तो नाम वापसी, जो नामांकन करते हैं अधिसूचना के 8 दिन तक नामांकन कर सकते हैं, और नामांकन करने के बाद जब सारा कार्यक्रम हो जाता है तो पहली लिस्ट जारी की जाती है। फर्स्ट लिस्ट जारी होती है। जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो पहली लिस्ट क्या कर देगा, जारी कर देगा। और जब पहली लिस्ट जारी करता है उसके 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, ध्यान रखना इसको, 3 दिन बाद तक नाम वापस लिया जा सकता है। पहली लिस्ट जारी होगी उसके 3 दिन के बाद तक क्या किया जा सकता है, नाम वापस लिया जा सकता है। 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद फिर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। 3 दिन के तक ही क्या कर सकता है वो चुनाव, वो शामिल हो सकता है उसमें। ठीक, 3 दिन बाद चुनाव लड़ भी सकता है। अगर वो स्वयं गया, अगर वो स्वयं गया तो जमानत राशि क्या किया जाएगा, तुरंत वापस कर देंगे, वापस तुरंत। और अगर बोलेगा कि नहीं, उसको अब नाम वापसी लेने में थोड़ा शर्म भी आता है, तो नाम वापसी के दौरान वो किसको भेजा, किसी प्रस्तावक को भेजा, तो उसमें जांच उपरांत क्या किया जाएगा, जांच उपरांत वापस किया जाएगा। पहले जांच करेंगे कि नहीं सही में वापस लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, तब वापस करेगा। लेकिन अगर एक बार नाम वापसी हो गया तो इस चुनाव में, इस वर्तमान वाले चुनाव में वो दोबारा हिस्सा नहीं लेगा, बाद में मन परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक बार उसने तय कर लिया कि नहीं मेरा नाम वापसी करना है और नाम वापसी का आवेदन कर दिया, मन बना लिया, तो फिर हो गया। फिर इस चुनाव में वो सिर्फ मतदाता रहेगा। ठीक, वो इसमें क्या नहीं रहेगा, भाग नहीं लेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। फिर क्या होगा, अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। अंतिम सूची के बाद तो कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक, अंतिम सूची के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाता है। ठीक, वही प्रक्रिया है, आवंटन हो जाता है। लेकिन जब चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है तब भी किसी किसी को दिक्कत रहता है कि साहब मेरे को ये वाला चिन्ह दे दिए हो, मेरे को तो वैसे ही दिखने वाला है, तो मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा तो आप बनाए हो सेब लेकिन वो केला जैसा दिख रहा है। किसी को दिक्कत हो सकता है, लिखे हो सेब और मैं सबको सेब भी बता रहा हूं लेकिन वो तो सीताफल का आप निशान बनाकर दे दिए हो, तो दिक्कत तो किसी को भी हो सकता है, तो वो उसकी भी अपील होगी। ठीक, तो इसका चुनाव चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर आपत्ति या अपील कर सकते हो आप उसको। चुनाव चिन्ह पर जो अपील होगी उसके लिए भी, अच्छा एक चीज तो बताना भूल गया, ये चुनाव चिन्ह या जो चुनाव चिन्ह होंगे वो किस ऑर्डर पर होंगे पता है, अल्फाबेट ऑर्डर पर, जो हिंदी का देवनागरी लिपि पर आधारित होंगे। हिंदी देवनागरी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन का वो दिखाते कि चुनाव चिन्ह में कौन कौन से कर्मचारी, चुनाव चिन्ह उसमें मतदाता सूची का जो नाम है ना, मदन मोहन, शिदीलाल, ऐसा करके नाम दिया हुआ था परीक्षा में 2 पेपर में, और पूछा हुआ था कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। तो हिंदी का जो अल्फाबेट होगा, हिंदी देवनागरी अल्फाबेट के हिसाब से होगा। मतलब हिंदी डिक्शनरी आपको जाननी होगी कि हिंदी डिक्शनरी कैसी है, उस हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से क्या पूछा जाएगा, चुनाव के नाम का आवंटन किया जाता है, वैसे चिन्ह का नाम के हिसाब से फिर रखे जाएंगे। चिन्ह नहीं होंगे, चिन्ह तो उनके सामने होते हैं, नाम के आधार पर पहले नाम होंगे ऊपर में, इसके बाद फिर क्या होंगे, उसके चिन्ह होंगे। अब चुनाव चिन्ह में अगर किसी को दिक्कत है, किसी को आपत्ति है तो अपील करेंगे लोग,
और अपील भी अलग अलग जगह करते हैं। पंच और सरपंच ये करते हैं कहां? जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। जिला निर्वाचन, ये सब ना एकदम जो मैं बता रहा हूं ना, उन लोगों को अलग अलग अधिकारी जो होते हैं बहुत कंफ्यूजन करता है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर बार अधिकारी बदल रहे होते हैं, कंफ्यूजन रहता है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनना ही है निर्वाचन अधिकारी के पास। दूसरा, जनपद वाले जाते हैं संभागायुक्त के पास, कमिश्नर के पास। और जिला वाले जाते हैं कहां? उससे भी बड़ा जाएंगे कहां? राज्य सरकार के पास। ठीक, बस निर्वाचन से आज इतना ही।